ये 2017 इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी के मेंबरान इकट्ठे होते हैं ताकि 2024 के ओलंपिक्स के लिए उस शहर को नामजद किया जाए जो ओलंपिक्स की मेज़बानी करेगा। और जिन दो शहरों में मुकाबला था उनके नुमाइंदगान को स्टेज पे बुलाया जाता है और जीतने वाले का ऐलान कर दिया जाता है। लेकिन इस तकरीब में बैठे हर शख्स को पता था कि कौन जीतने वाला है। ओलंपिक्स 4 साल बाद होता है और तकरीबन 50 लाख लोग ओलंपिक्स के मुकाबलों को देखने के लिए जाते हैं और 3 अरब से ज़्यादा लोग इन मुकाबलों को टीवी पर देखते हैं। तो ये मेज़बान शहर के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपने सॉफ्ट इमेज को पूरी दुनिया में दिखा सके। 2004 के ओलंपिक्स के लिए 12 शहरों ने अप्लाई किया था, लेकिन उसकी मेज़बानी ग्रीस के शहर एथेंस को मिली थी। इसी तरीके से 2008 के ओलंपिक्स के लिए 10 शहरों ने अप्लाई किया था और इसकी मेज़बानी चीन के शहर बीजिंग को मिली थी। लेकिन उसके बाद 2012 के ओलंपिक्स के लिए सिर्फ 9 शहरों ने अप्लाई किया था, 2016 के लिए 7, 2020 के लिए 5 और 2024 के ओलंपिक्स का वोटिंग की बारी आई तो सिर्फ 2 शहर बचे थे। तो फिर क्या इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी ने कुछ ऐसा किया जो ओलंपिक्स की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ था। Paris 24, Los Angeles 28। उसको डर पैदा हो गया कि अगर इसी तरीके से ट्रेंड चलता रहा तो 2028 की मेज़बानी के लिए कोई शहर भी अप्लाई नहीं करेगा। तो इसने बैत वक्त 2024 के ओलंपिक्स के लिए पेरिस और 2028 के ओलंपिक्स के लिए लॉस एंजल्स को मुंतखब कर दिया। तो आखिर क्या वजह है कि इतने बड़े इवेंट की मेज़बानी के लिए कोई शहर भी राज़ी नहीं है? आए ये सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। देखिए, ओलंपिक के साथ ये मसला कोई नया नहीं है, बल्कि इसकी बहुत लंबी तारीख है। 1896 के अंदर जब ओलंपिक्स कमेटी ने फैसला किया कि इस इवेंट को पूरी दुनिया में फैलाना चाहिए, तो इन्होंने एक तरीका निकाला कि हम इस ओलंपिक्स को मुख्तलिफ शहरों में इसका इनेकाद करवाएंगे। लेकिन फिर सवाल ये पैदा हुआ कि आखिर शहरों को किस तरह मुंतखब किया जाए कि कौन से शहर में हमें ओलंपिक्स करवाना चाहिए। तो उन्होंने बिडिंग प्रोसेस निकाला कि हर शहर बिड करेगा, तो फिर जो शहर बिड जीतेगा हम उसे ओलंपिक्स की नुमाइंदगी देंगे। इस तरीके से ओलंपिक्स पूरी दुनिया में मशहूर हो गया और ओलंपिक्स कमेटी ने इस ट्रेडिशन को बरकरार रखा। लेकिन जब 1984 का ओलंपिक्स आता है तो कोई शहर भी इसकी मेज़बानी के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि पिछले कुछ ओलंपिक्स गुजरे थे वो उन शहरों के लिए इंतहाई बुरे गुजरे थे जो उसकी मेज़बानी कर रहे थे। मिसाल के तौर पर 1968 का ओलंपिक्स जो मैक्सिको सिटी के अंदर हो रहा था, वहाँ पे लोकल प्रोटेस्टर वायलेंट हो गए। इसी तरीके से 1972 का ओलंपिक्स जो जर्मनी के शहर म्यूनिख में हो रहा था, उसमें 11 इजरायली एथलीट्स का कत्ल कर दिया जाता है। इस वजह से शहरों ने कहा कि ओलंपिक्स को होस्ट करना एक रिस्की बात है। फिर जब 1976 का ओलंपिक्स आता है जो कि कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में हो रहा था, तो उन्होंने अपना एक इब्तदाई बजट निकाला कि हम इस बजट के अंदर ओलंपिक्स करवाएंगे। लेकिन उन्होंने कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मॉन्ट्रियल को 13 गुना ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़े ओलंपिक्स को होस्ट करवाने के लिए। तो फिर शहरों ने यह अंदाज़ा लगाया कि ओलंपिक्स को होस्ट करवाना भी माली तौर पे फ़ायदेमंद नहीं है। 1970s का डेकेड ओलंपिक्स कमेटी के लिए इंतहाई बुरा साबित हुआ और ये बिल्कुल ख़त्म होने वाला था कि फिर एक शहर सामने आया, लॉस एंजल्स। उन्होंने कहा कि हम 1984 का ओलंपिक्स करवाएंगे, लेकिन उन्होंने एक शर्त लगाई। उन्होंने कहा कि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग वेन्यूज़ हैं उन्हीं के ऊपर ओलंपिक्स के खेल करवाएंगे और नए कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, और जो भी प्लेयर्स ओलंपिक्स के लिए आएंगे हम उन्हें हॉस्टल्स में ठहराएंगे, ना कि 5 स्टार होटल्स में, ताकि खर्चे को बचाया जा सके। ओलंपिक्स कमेटी के पास कोई दूसरा चारा था नहीं, तो उन्होंने हाँ कर दिया। 2015 के डॉलर के रेट के मुताबिक लॉस एंजलिस ने 1 अरब इस ओलंपिक्स पर खर्च किया और यहाँ तक कि उस पर उसने प्रॉफिट भी कमाया। अब होना क्या चाहिए था कि लॉस एंजलिस का ओलंपिक्स बाकी शहरों के लिए मिसाल बन जाता, लेकिन इसका उल्टा असर हो गया। लॉस एंजलिस का ओलंपिक्स एक मिसाली था, तो इस ओलंपिक्स ने दोबारा से शहरों को उबारा कि आप जो है वो इन ओलंपिक्स की मेज़बानी करवाएं। फिर 1992 के ओलंपिक्स के लिए 9 शहरों ने अप्लाई किया, 96 के ओलंपिक्स के लिए भी 9 शहरों ने अप्लाई किया, 2000 के ओलंपिक्स के लिए 8 और 2004 के ओलंपिक्स के लिए तकरीबन 11 शहरों ने अप्लाई किया। अब जिस तरह ज़्यादा से ज़्यादा शहर ओलंपिक्स की मेज़बानी के लिए अप्लाई कर रहे थे,
तो इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी के पास फिर से पावर आ गई, तो उन्होंने शहरों से मजीद डिमांड्स करना शुरू कर दी। 1992 से लेकर 2000 तक इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी ने बेशुमार गेम्स इंट्रोड्यूस करवाई ओलंपिक्स के अंदर। अब जब नई गेम्स इंट्रोड्यूस करवाई तो इसके लिए नई कंस्ट्रक्शन की जरूरत थी, नए वेन्यूज की जरूरत थी और खिलाड़ियों की रिहाइश की भी जरूरत पेश आई। तो अब शहरों ने क्या करना शुरू कर दिया कि नए से नए वेन्यूज बनाना शुरू कर दिया, फिर से दोबारा कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दी ताकि हम ओलंपिक्स को होस्ट कर सकें। सिडनी ने तकरीबन 15 नए वेन्यूज बनाए और 10,000 खिलाड़ियों के लिए हाउसिंग फैसिलिटीज बनाई। एथेंस ने 22 और बीजिंग ने 12 नए वेन्यूज बनाए। अब जिस तरह नई नई कंस्ट्रक्शन हो रही थी, इसी तरीके से मेजबान शहर के लिए ओलंपिक्स को होस्ट करवाना फिर से एक महंगा सौदा बनता जा रहा था। इस ग्राफ की मदद से देख सकते हैं कि पिछले 30 सालों के अंदर ओलंपिक्स को होस्ट करवाने की कॉस्ट आसमानों पर लग रही है। आखिरी 10 सालों में ये 10 बिलियन से लेकर 25 बिलियन तक बढ़ चुकी है। और जितनी भी आपको कॉस्ट नजर आ रही है, ये सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स रिलेटेड कॉस्ट है। अभी हमने इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ऐड नहीं किए। अगर हम ये भी ऐड करते तो आप देख सकते हैं कि बार्स कितने बढ़ गए। बीजिंग ने 2008 के ओलंपिक्स के लिए तकरीबन 45 बिलियन डॉलर खर्च किए। रशिया ने 51 बिलियन डॉलर 2014 के ओलंपिक्स के लिए और टोक्यो ने तकरीबन 35 बिलियन डॉलर खर्च किए। अब आप इनमें से जिस भी वैल्यू को ले लें, लेकिन एक बात वाज़ेह है कि इन शहरों ने जो अपना इनिशियल बजट निकाला था, इससे बढ़ चढ़ कर खर्च किया है। और जो शहरों ने रेवेन्यू जनरेट किया है टिकट सेल के जरिए, टीवी कॉन्ट्रैक्ट के जरिए या स्पॉन्सरशिप के जरिए, वो इंतहाई महदूद है। तो फिर शहर इस कॉस्ट को पूरा करने के लिए अपने टैक्स पेयर्स के पैसे खर्च करते हैं। लेकिन शहरों को ये बात पता है कि ओलंपिक्स को होस्ट करवाना माली तौर पर फ़ायदेमंद नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ये हमारी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है जो फ्यूचर में जाके हमें रिटर्न दोबारा देगी। अब ये इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी की वेबसाइट है कि जिसमें वो बता रहे हैं कि ओलंपिक्स को होस्ट करवाना शहर के लिए किस कदर बेनिफिट्स है। और इसमें बार बार जो आपको वर्ड नजर आएगा वो लेगेसी है, यानी कि जो भी आप ओलंपिक्स के लिए स्पोर्ट फैसिलिटीज बनाएंगे वो ओलंपिक्स खत्म होने के बाद भी आपके इस्तेमाल में आएंगी। मिसाल के तौर पर ये जो चाइना ने स्टेडियम बनाया है जिसमें 90,000 लोग बैठकर मैच देख सकते हैं और इस पर चाइना ने 460 मिलियन डॉलर खर्च किए हैं। तो उसके बाद इसने अपने लोकल सॉकर टीम भी वहां पर उनके मैचेस खेलती है। और ये दूसरा स्टेडियम जो कि लंदन में मौजूद है। अब मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं, मिसाल के तौर पर ये रशिया के 8.7 बिलियन डॉलर की जो रेल है, अब ओलंपिक्स खत्म होने के बाद भी ये प्रोजेक्ट आम लोगों के काम जरूर आएंगे। और तकरीबन इस रेल नेटवर्क के ऊपर रशिया ने 4 अरब रुपया खर्च किया है। और जो सबसे बड़ा बेनिफिट बताया जाता है वो कहते हैं कि ओलंपिक्स को होस्ट करवा के आप अपनी शहर की ग्रोथ को किक स्टार्ट कर सकते हैं। Public relations with regard to the Olympics was that this was the most wonderful thing that could ever happen to a city. It puts your city on the world map, so it will increase tourism, it will increase commerce, it will increase foreign investment. And that story turns out not to be true. अब हम टूरिज्म को देख लेते हैं। 2024 की स्टडी के मुताबिक सिडनी, एटलांटा और सियोल जब इन्होंने ओलंपिक्स करवाया तो इनकी टूरिज्म बढ़ी, लेकिन जो ही ओलंपिक्स खत्म हुआ तो इनकी टूरिज्म दोबारा से उसी जगह पर गिर गई। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, मिसाल के तौर पर रशिया का जो रेल नेटवर्क मैंने आपको बताया था, उसे हम एपिक फेलियर कंसीडर करते हैं क्योंकि वो आम लोगों के लिए किसी काम नहीं आ रहा। और जो चाइना ने स्टेडियम्स बनाए, अब वो लोकल टीम 90,000 का स्टेडियम किस तरह भर सकती है? वो मामूली से 10,000 लोग ही इकट्ठे कर सकती है और बाकी 80,000 की कैपेसिटी का स्टेडियम खाली रहता है। और जो इसको रेनोवेशन कॉस्ट पड़ती है वो भी तकरीबन हर साल 10 मिलियन डॉलर्स की पड़ती है। और ये अब जितने भी आपको खाली स्टेडियम्स नजर होते हैं उनके लिए एक टर्म इस्तेमाल होती है वाइट एलिफेंट्स। ये आपके सामने वो वेन्यूज हैं जो एथेंस ने 2004 के ओलंपिक्स के अंदर बनाए थे। और एक ESPN रिपोर्ट के मुताबिक रायो डे जनवरी में जो ओलंपिक्स हुआ था उसमें जो वेन्यूज बनाए गए थे उनमें से 27 में से 12 ने एक साल तक कोई भी मैच होस्ट ही नहीं किया। और ये जितने बड़े बड़े खाली स्टेडियम आपके सामने नजर आ रहे हैं, ये एक बात बताते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ पैसे का ज़िया है। 2024 के ओलंपिक्स के लिए 2015 में 6 सिटीज ने अप्लाई किया था। इनमें बोस्टन और हैम्बर्ग भी थी, लेकिन इन्होंने अपनी बिड वापस ले ली क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया इसके खिलाफ। और जो रोम का नया मेयर था उसने भी वादा किया था कि अगर मैं मेयर बन जाता हूँ तो मैं ये रोम को ओलंपिक्स होस्ट नहीं करवाने दूंगा। पर बुदापेस्ट के अंदर भी तकरीबन 2,60,000 लोगों ने एप्लीकेशन लिखी कि हम ओलंपिक्स को होस्ट नहीं करवाना चाहते। तो आखिर में हमारे पास 2 सिटीज बच गए, एक पेरिस और दूसरा लॉस एंजलिस। पेरिस को 2024 के ओलंपिक्स मिल गया
और लॉस एंजल्स को 2028 का। अब इन तमाम प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी ने रिफॉर्म्स करवाना शुरू कर दिए। उन्होंने कहा है कि अब आपके पास जो एग्जिस्टिंग वेन्यूज हैं आप उन्हीं के ऊपर ही मुकाबले करवाएं, और कहा है कि जो आपके पास अब एग्जिस्टिंग वेन्यूज हैं आप उन्हीं के ऊपर स्पोर्ट्स करवाएं, और इसके साथ साथ आप मुख्तलिफ शहर मिलकर भी एक ओलंपिक्स को होस्ट कर सकते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी ने ओलंपिक्स को होस्ट करवाने के लिए अब सिटीज़ से बिड्स लेना भी बंद कर दिए हैं और सीक्रेटली मुख्तलिफ सिटी के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर 2026 के ओलंपिक्स के लिए इन्होंने इटली के शहर कोर्टिना और मिलान को नामजद कर लिया स्टॉकहोल्म के बजाय, और 2032 के ओलंपिक्स के लिए उसकी मेज़बानी ब्रिस्बेन को दे दी है। लेकिन मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि हमें एक परमानेंट सोल्यूशन की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि हमें ओलंपिक्स को परमानेंट तौर पर ग्रीस के शहर एथेंस में शिफ्ट कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ से ही ओलंपिक्स की हिस्ट्री शुरू हुई। और बाकी लोग कहते हैं कि हमें लॉस एंजल्स को परमानेंट होस्ट सिटी मान लेना चाहिए, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा एग्जिस्टिंग वेन्यूज़ हैं जिस पर हम गेम्स करवा सकते हैं। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। शुक्रिया।